हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाह्य आक्रमण, जिसके अंदर तीन शक्तियाँ आती हैं: शक जाति, हूण और कुषाण। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि जिसने हमारी पूरी क्लासें नहीं देखी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसकी पिछले की जो क्लासें हैं, जो 10 क्लासें हम लगा चुके हैं, उसे भी आप अच्छे से वॉच करें। और ये जो हमारा लेसन चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, ये आज कंप्लीट होने वाला है। तो इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए टोटल 11 क्लासें हुई हैं। तो इन टोटल क्लासों को आपने वॉच करना है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले बाह्य आक्रमण की, जिसके अंदर सबसे पहली जो जाति आती है वो आती है शक जाति। शकों की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ये जो जाति है वो भारत के पश्चिमी और उत्तरी भाग से आती है। भारत का जो उत्तरी और जो पश्चिमी भाग है वहां से ये एंटर करती है। और इसका जो मुख्य स्थान था वो है बोलन दर्रा। ये भारत में बोलन दर्रे से एंटर हुई थी लगभग 71 ईसा पूर्व के आसपास। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो शक जाति थी ये एक मध्य एशिया की रहने वाली जाति थी। इसे लड़ाकू जनजाति कहा जाता था। लड़ाकू मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली जनजाति, इसे लड़ाकू जनजाति भी कहते थे। भारत में जब भी आई थी तो इसने सबसे पहले भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसके अंदर सिंध प्रदेश आता है, हमारा सिंधु प्रदेश, उसे जीता और वहीं से अपने शासन की शुरुआत प्रारंभ की थी। इन शकों के बारे में हमें जो जानकारी है वो एक कालकाचार्य नामक एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कथानक। इस कथानक से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में? शकों के आक्रमण के बारे में। और इसी साहित्य के अंदर, इसी पुस्तक के अंदर शकों को शककुल के नाम से पुकारा गया है। शककुल या सगकुल के नाम से पुकारा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो कथानक पुस्तक है वह किसकी है? कालकाचार्य की है। और इस कथानक पुस्तक के अंदर हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? शकों के बारे में, जिसे शककुल या शगकुल कहा गया है। इसके अलावा जब ये जाति भारत के अंदर आई थी तो उस समय जो शक जाति थी इसने अपने भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर अपनी शाखाएं स्थापित कर ली थी। हमारी बुक जो कहती है वो कहती है, एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर तक्षशिला, दूसरा मथुरा, और तीसरा आ जाएगा पश्चिमी भारत, जिसके अंदर गुजरात, काठियावाड़ आदि क्षेत्र इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तक्षशिला की। तक्षशिला की बात करें, जब शक जाति का यहाँ विनाश किया गया, समाप्त किया गया शक जाति के प्रभाव को, तो उस समय यहाँ दो शक शासक थे, जिसके अंदर आते हैं मावेज और एजेज। ये दोनों महान शासक थे तक्षशिला के। और यहाँ तक्षशिला के अंदर शकों का जो विनाश था, इनका जो समापन था, वो पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। पल्लवों के द्वारा इनका विनाश किया गया था, इनका समापन किया गया था। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे मथुरा की। मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ दो प्रकार के शासक आते हैं, दो शासक आते हैं। एक आता है हमामश और दूसरा आता है हगान। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा भारत के जो मथुरा क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, वो पूर्वी पंजाब तक इनका विस्तार कर लिया था। इनका भारत के अंदर जो शक जाति के जो साम्राज्य था, इनका जो सीमाएं थी वो पूर्वी पंजाब तक पहुंच चुकी थी। और मथुरा के अंदर जो शकों का जो विनाश था वो कुषाणों के द्वारा किया गया था। ये कुषाण एक विदेशी जाति है, विशेष विदेशी शक्ति है, जिसने भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। जैसे शक जाति जो थी वो बाहर से आई थी, उसी तरह कुषाण भी बाहर से ही आए थे। अब हम आगे करते हैं पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत के जिसके अंदर आ जाएगा गुजरात और काठियावाड़। ये वो क्षेत्र हैं जहां शकों के द्वारा अपने साम्राज्य की शुरुआत की गई थी, साम्राज्य का विस्तार किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो शक जाति थी वो भारत के अंदर, भारत के पश्चिमी द्वार बोलन दर्रे से इसने एंटर किया था 71 ईसा पूर्व के अंदर।
और यह जो जाति थी मध्य एशिया की रहने वाली थी, जिसे लड़ाकू जनजाति भी कहते थे। कालकाचा कालकाचार्य नामक व्यक्ति द्वारा एक पुस्तक लिखी गई कथानक, जिससे शकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसे शककुल या शगकुल के नाम से पुकारा गया है। भारत में शकों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अपनी शाखाओं की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, मथुरा और पश्चिमी भारत इंपॉर्टेंट हैं। तक्षशिला के अंदर मावेज और एजिस नाम के दो राजा थे, शक राजा थे। और तक्षशिला में शकों का जो विनाश था वो पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में आते हैं हमामश और हगान। यहाँ मथुरा के अंदर शकों का जो विनाश था वो कुषाण राजाओं के द्वारा किया गया था। ये एक विदेशी शक्ति थी, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने शकों का विनाश कर दिया था। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे पश्चिमी भारत, और पश्चिमी भारत के अंदर आता है गुजरात और काठियावाड़। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर भारत में शकों के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कि जो पश्चिमी भारत के अंदर जो शक जाति थी, इसके अलावा जो पश्चिमी भारत के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि पश्चिमी भारत के अंदर जो शक जाति थी, यहाँ पर शहरात वंश का उदय हुआ था। ये शहरात वंश जो शकों की ही एक शाखा थी। इसके दो प्रमुख राजा थे, एक था नहपान और दूसरा था भूमक। अभी हमने डिस्कस किया था पश्चिमी क्षेत्र, जिसके अंदर गुजरात और काठियावाड़ ये दो क्षेत्र हमने पढ़े थे। इन दोनों क्षेत्रों पर इन दो महान राजाओं का शासन था। ओके स्टूडेंट। और पश्चिमी जो क्षत्रप थे, जो महान राजा थे, शहरात वंश के जो राजा थे, इनका संघर्ष होता है गौतमी पुत्र शातकर्णी से। इनका संघर्ष किससे हुआ? गौतमी पुत्र शातकर्णी के साथ इनका संघर्ष हुआ। और गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी भारत के अंदर शकों की जो शाखा थी, शहरात वंश के जिसे नाम से जाना जाता है, इनकी इस शाखा को समाप्त कर दिया गया। कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी भारत में शकों की शाखा को समाप्त किया गया था। इसलिए गौतमी पुत्र शातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक कहा जाता है। शहरात वंश का उन्मूलक। उन्मूलक का मतलब होता है समापन करने वाला, उसे समाप्त करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या बनता है यहाँ पे कि शहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा गौतमी पुत्र शातकर्णी को। ओके स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे कि एक हमें एक जोगल थम्बी नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। जोगल थम्बी, यहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से ही हमें पता चला कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। और शहरात वंश का उन्मूलक भी किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शकों के ही शाखा आती है छोटी सी एक, जिसके अंदर चस्तन नाम का एक राजा होता है। इसका पुत्र होता है रुद्रदामन। आपने नाम सुना होगा रुद्रदामन का, महान शासक है। पिछले वंश के अंदर हम पढ़ के भी गए होंगे इसके बारे में कि जो रुद्रदामन था, इसकी जो जानकारी है वो हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन की जो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और यही था हमारा शक वंश। स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जितना हमारे सिलेबस में है, हमने वो सारा का सारा कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, आप इसको दोबारा से वॉच करें और इसे अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे नए वंश की, और नया वंश आ जाता है हूण वंश। नई विदेशी शक्ति थी, ये भी भारत के अंदर उत्तरी पश्चिमी भाग से एंटर करती है। इसकी एंट्री कहाँ से होती है? उत्तरी पश्चिमी भाग, वही सेम बोलन दर्रा उत्तरी पश्चिमी स्थान पर स्थित है। ये यहीं से ही शक जाति ने भारत, और सॉरी हूण जाति ने भारत में एंट्री ली थी। आए थे ये। और हूणों की अगर हम बात करें तो इसे बर्बर जाति के नाम से जाना जाता है। बर्बर के साथ साथ इसे दैत्य भी कहा जाता है, राक्षसों की श्रेणी में इसे रखा गया है। शकों का जो हूणों का जो पहला आक्रमण था,
इनका जो पहला जो सर्वप्रथम आक्रमण था वो लगभग गुप्त शासन काल में किया गया था, लगभग 458 ईस्वी के अंदर। और उस समय शासन काल था स्कंदगुप्त का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हुणों का जो पहला आक्रमण था वो किसके शासन काल में किया गया था? वो स्कंदगुप्त के शासन काल में किया गया था। कब किया गया था? लगभग 458 ईस्वी के अंदर। और हुणों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट राजा आता है, सबसे महान राजा आता है तोरमान। ये तोरमान वो व्यक्ति होता है जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। और भारत के अंदर ये वो समय था जब भारत में जो अखंड भारत था उसके दोबारा फिर से पुनः टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। भारत पुनः छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया था। गुप्त साम्राज्य के अलावा पंजाब पंजाब, राजपूताना, सिंध, मालवा, इन सभी क्षेत्रों पर तोरमान के द्वारा अधिकार कर लिया गया। सिंध आ जाएगा और मालवा, इन सभी क्षेत्रों पर तोरमान ने अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के पश्चात इसने राजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी, महाराजाधिराज। तोरमान के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। ये उपाधि हम पीछे पढ़ के गए थे। गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो देखो, गुप्त वंश के दौरान ही हुणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था 458 ईस्वी के अंदर। और तोरमान जो महान शासक था इसने पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया और संपूर्ण गुप्त साम्राज्य को ना समाप्त कर दिया। भारत की जो अखंड साम्राज्य था उसको उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और इसके पश्चात इसने क्या किया था? इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। और तोरमान का ही एक पुत्र होता है मिहिरकुल। तोरमान का पुत्र होता है मिहिरकुल। मिहिरकुल की बात करें तो इसने हुणों का राजा बनने के पश्चात इसने सियालकोट को अपनी राजधानी घोषित किया था। पाकिस्तान का स्थान है ये वर्तमान में सियालकोट। इसने सियालकोट को राजधानी बनाया था। और ये जो मिहिरकुल था ये यशोधर्मा से पराजित हुआ था। मिहिरकुल जो था वो किससे पराजित हुआ था? यशोधर्मा से। ये जो यशोधर्मा था उस समय मालवा का शासक था। हमने पढ़ा कि तोरमान के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया गया था। तो मालवा के शासक ने अपनी पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए यशोधर्मा के द्वारा मिहिरकुल को पराजित कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट, मिहिरकुल की बात करें, ये एक बड़ा ही बर्बर किस्म का व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति था। बौद्ध भिक्षुओं से ये घृणा करता था। तो इसके द्वारा जो बौद्ध भिक्षु स्थल थे, मंदिर थे या जो भी विहार थे, उन सब को इसने समाप्त करवा दिया था। और इसके शासनकाल में जो गुप्त जो हुण साम्राज्य था वो उसका धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, और यहीं पर ही जो हुण साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है नया वंश, नई विदेशी शक्ति, वो आती है कुषाण। कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो ये भी एक विदेशी शक्ति थी जिसने भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इन कुषाणों को यूची या तोचेरियन के नाम से जाना जाता है। यूची या तोचेरियन चीनी शब्द हैं ये। तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। चीनी भाषा में कुषाणों को यूची के नाम से पुकारा जाता है, चीनी भाषा के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब कुषाणों की अगर हम बात करें तो देखो इसमें राजा तो बहुत हुए थे, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 महान राजा आते हैं। पहला आ जाएगा इसमें कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, इसका शासनकाल प्रारंभ होता है 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक। कुजुल कडफिसस जो होता है इसे
कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कुषाण वंश का ये वास्तविक संस्थापक होता है। इसके अलावा इसे अपनी जाति के गौरव का संस्थापक कहा जाता है कि इसने अपनी जाति यानी कि कौन सी जाति, कुषाण वंश की जाति को इसने गौरवान्वित कर दिया था, इसे बहुत ऊंचा उठा दिया था, इसलिए इसे जाति के गौरव का संस्थापक कहते हैं। और कुषाण वंश का जो राजा था कुजुल कडफिसस, इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार था जिस भारत के अन्य राज्यों तक किया था, जिसके अंदर दक्षिणी अफगानिस्तान आता है, काबुल आता है, कंधार, इन सभी को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कुजुल कडफिसस के द्वारा भारतीय वैदिक धर्म को स्वीकार किया था इसने। अंत में भारतीय वैदिक धर्म को इसने स्वीकार कर लिया था, यानी कि जो भारतीय रीति रिवाज थे, जो धार्मिक प्रक्रिया थी, उसको इसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, अगला इसके अंदर आता है विम कडफिसस, दूसरा राजा है ये विम कडफिसस द्वितीय। इसका शासनकाल प्रारंभ होता है 65 ईस्वी से लेकर के 75 ईस्वी तक। विम कडफिसस द्वितीय। विम कडफिसस के बारे में सिर्फ इतना ही जानकारी मिलती है हमें कि ये जो राजा होता है ये शिव का उपासक होता है, यानी कि शैव अनुयायी होता है, शैव धर्मानुयायी होता है, शिव को मानने वाला होता है। और कुषाण वंश के राजाओं में ये पहला राजा होता है जो अपने नाम से सोने के सिक्के चलाता है, जो अपने नाम से सोने के सिक्के जारी करता है। यानी कि सोने के सिक्के तो इसके पहले जितने राजा थे उन्होंने भी चालू किए थे, प्रारंभ किए थे, लेकिन अपने नाम से ऐसे सिक्के चलवाए जिस पर उसने अपना नाम खुदवाया था। ओके स्टूडेंट, सिर्फ हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है विम कडफिसस के बारे में। दोबारा देख लीजिए कि ये जो विम कडफिसस था शैव अनुयायी था, शिव को मानने वाला था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसने अपने नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के जितने भी राजा थे उन सब में के महान राजाओं में प्रमुख था, ये प्रमुख राजा माना जाता है। कनिष्क की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 75 ईस्वी के आसपास प्रारंभ होता है और कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जाता है जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शक संवत की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, 78 ईस्वी के अंदर हुई थी। शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी, जो कि कुषाण वंश का राजा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कश्मीर को जीता था और कश्मीर को जीतने के पश्चात इसके द्वारा वहां एक कनिष्कपुर नगर की स्थापना की गई थी। कनिष्कपुर एक नगर बसाया था और इसके साथ साथ इसने खोतान, यारकंद खोतान यारकंद पर भी विजय प्राप्त की थी। इन दोनों को भी इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति बुलाई गई थी। चौथी संगीति का मतलब है कि एक विशाल महासम्मेलन बुलाया गया था बौद्ध धर्म का। और ये जो बौद्ध संगीति थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क साम्राज्य कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी पेशावर के अंदर बुलाई गई थी। पेशावर जिसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये कुषाण साम्राज्य की पहली राजधानी थी। कुषाण साम्राज्य की ये पहली राजधानी थी। और कुषाण साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी है मथुरा। पहली राजधानी पूछ ले तो पेशावर और अगर दूसरी राजधानी पूछ ले तो मथुरा। ये दोनों राजधानियां किसकी थी, कुषाण साम्राज्य की राजधानियां थीं। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पेशावर, कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बात करेंगे
कि जो कुषाण वंश का जो राजा था, इसके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई थी, इसके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई थी, जो सिक्के चलाए गए थे, उनमें से एक सिक्का हमें प्राप्त हुआ है महास्थान। महास्थान बोगरा नामक स्थान से हमें एक सिक्का प्राप्त हुआ है, एक सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है, और उस मुद्रा पर कनिष्क का चित्र अंकित है खड़ी मुद्रा में। उस पर कनिष्क का खड़ी मुद्रा में एक चित्र अंकित है, जिसके अंदर उसने घुटने तक चोगा और बारी सूट पहना हुआ है। और इसके अलावा कनिष्क के राज दरबार के अंदर कुछ बौद्ध विचारक भी थे, जिसके अंदर पाशर्व, वसुमित्र और अश्वघोष, ये बौद्ध विचारक थे जो शासक कनिष्क के दरबार में उपस्थित थे। इसके अलावा नागार्जुन जैसे विचारक भी थे, जो गणितज्ञ थे। और शकों की अगर हम कुषाणों की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भी उदय माना जाता है। और उत्तर भारत में कुषाण शासकों की जो सत्ता थी, वो लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही थी। ये बात किसकी हो रही है? उत्तर भारत की। कि भारत का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर शकों की जो शाखा थी, वो लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही थी। इसके अलावा अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है, यहाँ आता है आत्म सातीकरण। आत्म सातीकरण का मतलब होता है विलीनीकरण, कि किस प्रकार जो विदेशी शक्तियाँ भारत में आई थी, चाहे वो शक है, हूण है या कुषाण है, वो किस प्रकार भारत के अंदर शामिल हो गई थी। इनके द्वारा शासन तो किया गया था, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति के अंदर ये विलीन हो चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि इनके द्वारा भारतीय शासकों के अंदर, कुषाण शासकों में वैदिक धर्म पालन, शैव मत का जो अपने यूँ कहें कि किसी को अधिकार देना, उसके प्रचार प्रसार की अनुमति देना, वो एक आम अधिकार था कि लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। इसीलिए कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके कारण कनिष्क की जो गणना है, वो भारत के महान राजाओं में की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हमारा यहाँ लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इस पूरे लेसन को वॉच करने के लिए आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, पहली क्लास ही लग जाइए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।